मैं नीलम आपके लिए लेकर आई हूँ स्वयं द्वारा रचित सुंदर सी कहानी दो सहेलियाँ। रुक्मणी, इधर तो आ। अदिति की तेज आवाज जब रुक्मणी के कानों में पड़ती है तो वो घबराते हुए तेज कदमों से अपनी मालकिन के पास पहुंचती है और धीरे से कहती है, जी मैम। अदिति वहीं खेल रही 5 साल की बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या हो रहा है ये सब? दरअसल वहाँ बाहर पोर्च में खूबसूरती से रखे स्टाइलिश स्टैंड में सजे गमलों से मिट्टी निकालकर उसमें पानी डालकर कीचड़ बना के रुक्मणी की 5 साल की बच्ची रूबी बड़ी तल्लीनता के साथ खेल रही थी। उसे देख रुक्मणी थोड़ी सक पकाते हुए बोलती है, सॉरी मैम, अभी मैं साफ करे देती हूँ। क्या करूँ, दिन भर ये इसी तरह की शैतानियाँ करती रहती है। मैं तो परेशान हो गई इससे। मैं बेबी जी को नहलाने चली गई, बस इतने में ही इसने ये कारनामा कर दिखाया और फिर ज़मीन में बैठकर सफाई शुरू कर देती है। अदिति उससे मुस्कुरा कर बोलती है, अरे बाबा, घबराती क्यों हो? मैंने तुमसे इसकी शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया। बस मैं ये बताना चाहती थी कि अगर सही समय पर इसे स्कूल नहीं भेजोगी तो ये अपने आप को इसी तरह बेकार के कामों में बिजी रखेगी। फिर अदिति अपनी बातों पर जोर देते हुए कहती है कि मैं तुमसे कितने दिनों से कह रही हूँ रुक्मणी, पर तुम तो कुछ सोच ही नहीं पा रही हो। तुम खर्चे के लिए बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल डरो मत। इसकी पढ़ाई का खर्च सब मैं उठाने को तैयार हूँ, बस तुम हाँ कर दो। दरअसल रुक्मणी 2 साल पहले ही अदिति के यहाँ आई थी, फुल टाइम मेड के रूप में। उसकी जिंदगी में उसकी बेटी के सिवा कोई भी नहीं था। पति ही कोई 3-4 साल पहले गुजर गया था, तो वह अपना सब कुछ गांव में छोड़ छाड़ कर कोलकाता से यहाँ लखनऊ शहर में बसने आ गई थी। अदिति को एक बेबी सीटर की जरूरत रहती है क्योंकि उसके पति आए दिन बिजनेस के सिलसिले में बाहर टूर पर रहते थे। शादी के पहले अदिति ने सोशियोलॉजी में एमए किया था और उसका ड्रीम था कि वह एक एनजीओ चलाए, जिसकी परमिशन उसने अपने पति से ले रखी थी। अदिति का बेटा जय 8 साल का और बेटी जानवी 3 साल की हो गई, तो उसने अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट किया। पर बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए वो एक ईमानदार ट्रस्टेड लेडी को ही फुल टाइम मेड के रूप में रखना चाहती थी। एक दिन उसके यहाँ काम करने वाला ड्राइवर रुक्मणी को ले आया। पूरी जांच पड़ताल के बाद अदिति ने उसे काम पर रख लिया और आज तक उसे रुक्मणी के अंदर कोई कमी नहीं नजर आई। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, अदिति का विश्वास रुक्मणी पर और भी बढ़ता चला गया। उसने अपने लिए अदिति के मन में अच्छी इमेज बना ली थी। इसी वजह से अदिति भी उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हमेशा उपाय ढूंढती। उसी क्रम में वो कई महीनों से उसकी बेटी को स्कूल भेजने का प्रस्ताव रख रही थी, पर रुक्मणी उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए आज अदिति ने फैसला ले लिया कि वे रुक्मणी की बेटी को स्कूल ज़रूर भेजेगी। रुक्मणी साफ सफाई करके अदिति के पास आती है और धीमी आवाज़ में कहती है कि पता है मैम, मैं क्यों नहीं इसे स्कूल भेजने के बारे में सोच पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये ज़्यादा पढ़ लिख गई तो फिर इसकी शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। अब मैं इसकी ज़्यादा पढ़े लिखे अफसर लड़के से तो शादी करवा नहीं पाऊंगी, और पढ़ लिख लेने के बाद बेटी के अरमान भी तो बढ़ जाएंगे, सपने भी ऊंचे देखने लगेगी। तो कौन अच्छे घर का इंसान मुझ जैसी की बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद करेगा, बताइए मैम। यही वजह है कि मैं इसे स्कूल भेजने से डरती हूँ। अदिति अपना माथा ठोक लेती है और उससे कहती है, क्या लड़की को पढ़ाना लिखाना बस उसके अमीर या गरीब घर में ब्याहने का फैसला तय करता है? अरे पगली, जरा सोचो, अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो कहीं अच्छी जगह जॉब कर रही होती और ज़िंदगी कितनी बदली हुई होती। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही समझदार हो, इस बारे में सोच सकती हो। फिलहाल मैं तुम्हारे इस दकियानूसी सोच की वजह से तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। कल से ही मेरे दोनों बच्चों के साथ तुम्हारी बेटी भी जाएगी। तीनों ही बच्चे एक साथ पढ़ेंगे खेलेंगे। देखना रुक्मणी, एक दिन पढ़ लिख कर तुम्हारी बेटी तुम्हारा सहारा बनेगी। फिर तुम्हें किसी के यहाँ मेड की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रुक्मणी इमोशनल हो जाती है। वो अपने आंसू पोंछती हुई बोलती है कि जिसके सर पर आप जैसे इंसान का हाथ हो तो उसे किस बात की चिंता, उसे तो भगवान की भी ज़रूरत नहीं है। अदिति उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे स्नेह का एहसास कराती है। अगले ही दिन दोनों बच्चियों का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो जाता है
और तीनों बच्चे साथ में ही स्कूल जाते हैं। घर पर भी साथ में खाना खाते, खेलते कूदते। समय बहुत तेजी से भागता है। देखते ही देखते तीनों बच्चे जवान हो जाते हैं। जाह्नवी गोरी चिट्टी थी, खूबसूरत लगती थी, फिर भी उसकी खूबसूरती रूबी के सामने फीकी पड़ती थी। जाह्नवी चंचल थी तो वहीं रूबी शांत, सुशील और संस्कारी लड़की थी। अदिति का बेटा MIT के लिए अमेरिका चला गया था। दोनों बच्चियों का इस बार 12th का रिजल्ट आता है। दोनों ही 90% लेकर आते हैं। अब बारी थी नीट एग्ज़ाम क्लियर करने की, तो दोनों ने ही कड़ी मेहनत की थी। इस वजह से बच्चियों ने नीट एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। जाह्नवी का रूबी के कंपैरिजन में पढ़ाई में मन कम लगता था, पर रूबी दिन रात एक करके पढ़ाई करती, साथ ही साथ घर के कामकाज भी बखूबी संभाल लेती। रूबी और जाह्नवी का आपस में बड़ा ही लगाव था। वे लोग कभी भी रूबी को एहसास नहीं होने देते थे कि वे घर की मेड की बेटी है और उनके एहसानों तले दबी है। पर रुक्मणी को हमेशा याद रहता था कि किस तरह अदिति की वजह से उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जा रही थी, जिसका एहसान इस जीवन में तो वह शायद उतार पाए। खैर, दोनों बच्चियों का एडमिशन हो जाता है। जाह्नवी का KGMC लखनऊ और रूबी का एम्स दिल्ली में। अदिति का NGO भी अब बहुत पॉपुलर हो गया था। उसे सरकार से अनगिनत अवार्ड भी मिल चुके थे। समाज में हो रहे अनगिनत परेशानियों को उसके NGO ने सॉल्व किया था। सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो वो अदिति ने नोटिस किया था कि जवान होते बच्चे जब सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं और जब उनकी बारी आती है कि वे अपने बूढ़े लाचार पेरेंट्स की जिम्मेदारी निभाएं, तो वे उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। अदिति के NGO में जो वृद्धा आश्रम था, वहाँ रह रहे बुजुर्गों का यही दर्द था कि वे अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करते थे, पर उनके बच्चों ने ही उनकी कदर नहीं की। बोझ समझकर यहाँ पटक गए। अदिति ऐसी बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं से मिली जिन्हें ये शिकायत रहती कि बहू के आते ही हमारे बेटे ने अपना व्यवहार हमारे प्रति बदल लिया। जैसा बहू सिखाती हमारा बेटा वैसे ही करता। इन सब बातों का निष्कर्ष अदिति ने यही निकाला कि अगर बचपन से ही बच्चों में सेवा भाव और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए तो ये समस्या इतनी भयावह ना हो। मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करते ही अदिति की बेटी जाह्नवी के लिए शहर के IPS ऑफिसर के बेटे से शादी का ऑफर आ जाता है। अदिति बिना देर करे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाती है। घर में सभी बहुत खुश रहते हैं। सभी जोर शोर से तैयारियों में लग जाते हैं। अदिति का बेटा जय भी MIT करके वहीं अमेरिका में ही जॉब करने लगा था। वह बहुत ही हैंडसम हो गया था। अदिति उसकी शादी भी इसी साल कर देना चाहती थी, पर जय अभी रेडी नहीं था। जाह्नवी अपनी शादी फिक्स हो जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि मम्मा, मैं और रूबी सेम एज सेम पढ़ाई, मेरे से कहीं ज़्यादा वो खूबसूरत है, पर क्या उसकी शादी मेरी तरह किसी खानदानी लड़के से हो पाएगी? जाह्नवी रूबी को बहुत प्यार करती है। दोनों में कभी भी किसी ने लड़ाई भी होते नहीं देखा था, इसलिए रूबी के प्रति उसका कंसर्न तो लाजमी था। जाह्नवी फिर कहती है, मम्मा, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रूबी हमेशा के लिए हमारे घर में रह जाए? अदिति बोलती है, क्या मतलब? जाह्नवी बोलती है, मम्मा, आप और पापा हमेशा डिस्कस करते हो ना कि आजकल की बहुएं तो बहुत ही तुनक मिजाज हो रही हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती। अपने NGO में भी हश्र देख ही रहे हो, तो क्यों ना आप रूबी को ही अपनी बहू बना लो। उसके जैसी खूबसूरत, इंटेलिजेंट और स्वीट बिहेवियर वाली बहू आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। अदिति मुस्कुरा देती है और कहती है कि कई बार मैंने भी इस बारे में सोचा, पर डरती थी कि कहीं तुम लोगों को मेरा ये प्रस्ताव अच्छा लगे या ना लगे। पर आज से तुमने मेरे मन की बात छीन ली। चलो, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद इस बात पर डिस्कशन कर लेंगे। आखिर रुक्मणी से भी तो पूछना पड़ेगा। रुक्मणी की भी इतने सालों में काफ़ी पोजीशन बदल चुकी है। अब वह मेड का काम ना करके पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है। घर में कितने नौकर होंगे और कौन क्या काम करेगा, ये सब रुक्मणी ही देखती है। अदिति ने तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उसे ही दे रखा था। आज जाह्नवी की एंगेजमेंट है। एक हफ्ते पहले ही अदिति और उसके हस्बैंड ने छुट्टी ले ली थी। जय भी अमेरिका से आ गया था। वो 5 साल बाद वापस लौटा था। उस पर अमेरिका का रंग पूरी तरह चढ़ चुका था। एक सीधा साधा जय अब स्टाइलिश हैंडसम लड़के में तब्दील हो गया था। हर कोई उसकी पर्सनालिटी की तारीफ करता। सभी अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटे थे। अदिति भी शहर की जानी मानी शख्सियत में गिनी जाती थी, इसलिए उससे रिलेटेड हर खबर लोगों तक पहुंचाने चैनल वाले जरूर पहुंच जाते थे।
सभी होटल अवध क्लार्क पहुंच जाते हैं। रिंग सेरेमनी होने के पहले कुछ जर्नलिस्ट अदिति से बात करना चाहते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले में उनसे एक पत्रकार पूछ बैठता है कि अदिति जी बताइए कि क्या आपने अपने घर की मेड की बेटी को भी अपनी ही बेटी के समान पाला पोसा, उसकी पढ़ाई करवाई और आज वह डॉक्टर बन चुकी है। अदिति हामी भरती है। तो फिर वह पत्रकार पूछता है तो क्या उसकी भी शादी इसी तरह करवाएंगी जैसे अपनी बेटी की करवा रही है। अदिति बोलती है क्यों नहीं। तभी दूसरा पत्रकार तपाक से बोलता है पर क्या उससे कोई खानदानी लड़का शादी करेगा, आखिर है तो वो एक नौकरानी की बेटी ना। अदिति गुस्से में आ जाती है और बोलती है क्या बकवास कर रहे हैं आप, रुक्मणी सालों से हमारे घर में एक फैमिली मेंबर की तरह है। आप जैसे पत्रकार लोग ही बातों में नमक मिर्च लगा के लोगों को परोसते हैं। हर एक समझदार व्यक्ति इंसान की सीरत देखता है। कोई भी खानदानी व्यक्ति रूबी जैसी लड़की को अपना हमसफर बनाने में नहीं गुरेज करेगा। समझ में आई आप लोगों को बात। तो पीछे से कोई पत्रकार बोलता है कि दूसरों की छोड़ो, क्या आप उसे अपनी बहू बना सकती हो। अदिति एक सेकंड तक शांत रहती है, फिर तेज आवाज में बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं अदिति अपनी बेटी के एंगेजमेंट के दिन ये अनाउंस करती हूँ कि आज से 1 हफ्ते बाद मैं अपने बेटे की शादी रूबी से करूंगी। आप सब जरूर शामिल होकर वर कन्या को आशीर्वाद दें। 2 मिनट हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। अदिति का हस्बैंड उसको एक तरफ ले जाकर कहता है क्या करियो अदिति, कुछ तो सोचो, तुम अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में अपने बेटे का भविष्य क्यों खराब करियो। क्या एक भी बार तुमने उससे पूछना गवारा नहीं समझा। अदिति कहती है तो चलो अभी पूछ लेते हैं। वो माइक पर ही जैसे पूछती है तो जय सकुचाते हुए यस बोल देता है और वो सोचता है माँ को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई। जय के यस बोलते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। जाह्नवी के साथ खड़ी रूबी शर्मा जाती है। मन ही मन वह भी जय को बहुत पसंद करती थी, पर खुद को ये बोलकर समझा देती थी कि सपने औकात में रहकर ही देखना चाहिए। पर आज उसका ये हसीन सपना पूरे होने जैसा लग रहा था। उसी समय जाह्नवी चुटकी लेते हुए उससे कहती है मुबारक हो भाभी। ये सुनते ही रूबी और भी ज़्यादा शर्मा जाती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है कि अब उसे ये घर छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ेगा। हमेशा माँ उसके साथ रहेगी। रुक्मणी के भी आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है। हर कोई अदिति द्वारा दिए गए इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करता है। दोनों सहेलियां बहुत खुश रहते हैं क्योंकि अब उनकी दोस्ती एक रिश्ते में जो तब्दील होने जा रही थी, अब उनकी ये दोस्ती हमेशा के लिए जीवंत हो गई। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।